कोई भी चीज़ की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए आइडियली। तुम्हारी तो माँ कसम 1 नंबर हो गई। 11th की एग्ज़ाम दिया क्या तुमने? चोट्टो डायरेक्ट 12th में आए। बोले सर अच्छा हुआ, वैसे भी नहीं पढ़ा था, वैसे भी नहीं पढ़ा था, कम से कम कोरे काम का कागज़ तो खराब नहीं किए कॉलेज के। सबसे ज़्यादा खुश, बाकी का तो कुछ नहीं मालूम, हीर इतनी खुश हुई, बोले माँ कसम छूटे एक बार का 11वीं के चंगुल से, खत्म हुआ एक बार का। चलो वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड। 12th में अपने पास में वही सब्जेक्ट है जो 11th में थे, जो तुमने एक भी वर्ड नहीं पढ़ा था। अब 12th में जो तुम पढ़ने वाले हो, ऐसी में उम्मीद रखता हूं तुम पढ़ो नहीं पढ़ो तुम्हारा तुमको मालूम, क्योंकि हर हफ्ते अब अपना ऐसा होगा, वीकली टेस्ट होगी जिसके रिजल्ट्स तुम्हारे मम्मी पापा दोनों के फोन पर जाएंगे विथ रैंक। मतलब बेसिकली तुम्हारे ने तो मस्त आएगा कि सर घर पे बताया कितने मार्क्स आए, लिशा बोले 39, कितने में से 40 या 50, बोले पापा मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छे मार्क्स होंगे कि अच्छा 50 में से 39 आए, बहुत ही अच्छी बात है। पता चला रैंक वाइज सबसे लास्ट में है, क्योंकि सारे लोग 41 के ऊपर है, तो विथ रैंक तुम्हारे घर पे मम्मी पापा के पास में मार्क्स जाएंगे। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इन 3 में से कोई भी 8 डेट डिक्लेयर होगी, इन 3 में से कोई भी एक डे पे डिक्लेयर होगा। अभी तो चलो लॉकडाउन है, तो अभी तुमको स्टार्टिंग में तुमको ऑनलाइन आना है और सबमिट ऑफलाइन करना है। टेस्ट ऑनलाइन देना है, सबमिट ऑफलाइन करना है। जो यहाँ पे है अमरावती में है उनकी बात कर रहा हूँ। कार्तिक आशा देखता सान पहले दिन पे ऐसी बातें कर रहा, फालतू गालियां खाने वाले काम, जो है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 12th में बेसिकली अपने पास में वही सारे सब्जेक्ट्स है। फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक्स, कितने मार्क्स का? कितने मार्क्स तो पता होंगे ना रे, 12वीं में आ गए। 80, 20 मार्क्स इज योर इंटरनल। सेकेंड इज योर एसपी। सर झूठी बात है, हमारा तो एसपी है ही नहीं, एसपी की जगह तुम्हारा मैथ्स हो सकता है। थर्ड इज योर ओसीएम। ओसीएम का फुल फॉर्म ही बता दो, गरीब मेरे उद्धार हो जाएगा मेरे जीवन का। 11वीं में बहुत मेहनत से किया था। हाँ अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ओसीएम। एम किधर गया फिर? कॉमर्स का तो सी आ गया। अच्छा, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ओके। इको, एसपी या मैथ्स, ओसीएम, अकाउंट्स एंड देन योर लैंग्वेजेस एंड आईटी, ठीक है। ये अपने पास में सब्जेक्ट है। अपना फर्स्ट आज से अपन शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? एनीवन? इकोनॉमिक्स विशाखा, आदित्य, रियलमी, नजरो 20, तेरा नाम तो बता दे, मैं तेरे को नजरो ही बोलते रहूंगा आखिरी दिन तक। ध्रुव बेटा 11वीं तक ठीक था, तेरा ऑफलाइन था, ये था कैमरा बंद था, माइक बंद था, अब तो इनपुट दे दे माँ, हो गया ना, 12th में आ गया ना, अगले साल अपनी 12th आ जाएगी ना। हाँ गुड मॉर्निंग। आज तो अरे तू क्या ईद का चांद देखा, चेहरा देखा के छुप जाता रे? चालू रख कैमरा तेरा। व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स? क्या लगता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे टर्म में, तुम्हारे दिमाग में इकोनॉमिक्स मतलब तुम आज दिन तक क्या समझते थे? स्टडी ऑफ मार्केट? हाँ क्या बोली रिया? मनी का फ्लो। फ्लो मतलब कैसा, ऊपर से नीचे? हाँ बाली उम्र में इतने बड़े बड़े शब्द बोलते टाइम तेरे को कैसा महसूस हो रहा है? तूने नेशनल इनकम की बात कर दी, समझ में आ रहा है तेरे को? तूने 11th की एग्जाम नहीं दी और तू नेशनल इनकम की बातें कर रही है। अच्छा नेशनल इनकम, राधिका थोड़ा हेल्प कर सकती है? व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम होता क्या है? मेरे को मेरी इनकम पता है, नेशनल इनकम मतलब देश भी कमाता है क्या? व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम? हाँ बोल ना। पूरी कंट्री एज अ होल की इनकम, तो ये कैसे कंस्टिट्यूट होता है? पूरी कंट्री एज अ होल की इनकम कैसे आती है? टैक्सेस के थ्रू। अच्छा मतलब तुम बोल रहे हो इंडिया की जो इनकम है वो टैक्सेस के थ्रू आती है। टैक्सेस आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो आप इनडायरेक्टली पे करते हो, एग्जांपल जीएसटी, करेक्ट है? ओके, टैक्सेस के थ्रू मतलब सर आप ये बात कर रहे हो कि सारे इंडिया की इनकम में क्या मेरी भी इनकम आ जाएगी, इंडिविजुअल की इनकम? सर उसमें इंडिविजुअल की भी इनकम आ जाएगी, मेरी इनकम, रिया की इनकम, लिशा की इनकम, हीर की इनकम, ध्रुव की इनकम, बचे हुए सबकी इनकम, इन सबको मिला लो तो आखिर तो देश की इनकम हो गई। तो सर इसके साथ में गवर्नमेंट भी ऐड हो जाएगा। सर तो स्टडी ऑफ इनकम एज अ होल इट कंस्टिट्यूट्स योर इकोनॉमिक्स।
तो मतलब पहली बात मैंने बोला सर मेरी इनकम, और फिर मैंने बोला देश की इनकम, मतलब इसमें दो टाइप की इनकम हो गई। एक हो गई इंडिविजुअल की इनकम, और एक ऐसे छोटे 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 इंडिविजुअल को मिला के पूरी देश की एक साथ की इनकम। बराबर है, ऐसे बोला तुमने? ओके। तो बेसिकली जब मैंने बोला इंडिविजुअल की इनकम, तो उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल। बोलो, वापस रिपीट करो। माइक्रो इकोनॉमिक्स is the study of the individual, whereas the macroeconomics it deals with the study of the nation as a whole. Repeat करना। Whereas the macroeconomics it deals with the study of the national income as a whole. तो सर microeconomics deals with an individual का income and macroeconomics it deals with the economy का income. ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा? हम जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो मैं मेरी इनकम की बात करूंगा कि देश के उद्धार के बारे में बात करूंगा? मेरी इनकम के बारे में बात करूंगा। और जब भी मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा तो मैं किसकी इनकम के बारे में बात करूंगा? सर सबके बारे में बात करूंगा, कंट्री एज अ होल के बारे में बात करूंगा। ठीक है? तो अच्छा, मेरे को एक बात बताना, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस कम्स अंडर विच स्टडी? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले तुम? मैं अच्छा। Apple is going to launch a new phone, let's say iPhone 13, I guess iPhone 12 आ चुका है, तो iPhone 13 का कॉस्ट उसको डिटरमाइन करना है, and it is determining its cost at rupees 1,50,000. So this price study will be dealt under which section? Micro or macro? वापस बोलो। Apple is launching new phone iPhone 13 at the cost of 1,50,000 rupees only. This study, this price study will come under what? Microeconomics or macroeconomics? माइक्रो। सर आप वहां पे कंट्री के लिए नहीं सोच रहे हो, एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में सोच रहे हो। झूठे आदमी, अभी 1 मिनट बोला तूने एक एज एन इंडिविजुअल के लिए होता है। अरे एज एन इंडिविजुअल मतलब जरूरी थोड़ी कि इंडिविजुअल सिर्फ एक इंसान ही रहेगा। सर इंडिविजुअल तो एक कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल तो एक फर्म भी हो सकती है। सर आप बेसिकली बात कर रहे हो एक एंटिटी की, उस एंटिटी में पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है मतलब सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, कंपनी ओपीसी भी हो सकती है। सर ये सब के बारे में आप जो बात कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप पूरे देश के बारे में बात करते हो कि सर इसका इंपैक्ट हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर क्या पड़ेगा, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर, हाँ कुछ करिए। एंटिटी मतलब कोई एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, मतलब मेरी एक पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज वन काइंड ऑफ एंटिटी। मेरी अगर कंपनी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटिटी। मेरी एक एलएलपी है तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटिटी। मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटिटी, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। आई बात समझ में? चलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स. The term micro is derived from the Greek word micros, which means small or the millionth part. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large. These terms were coined by Norwegian economist Roger Frisch of Oslo University in 1933. सर ये लर्न करना है क्या? ये नाम पढ़ते पढ़ते हमारा तो बूढ़ापा आ जाएगा, तब तक तो हमारी शादी की उम्र हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लर्न करने का नीड नहीं है। मेन करना है यहाँ से मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर जब आप अक्षय कुमार की इनकम के बारे में बात करते हो, ओ माँ कसम इतनी फिल्में बनाता है, इतना पैसा छापता है, तो सर इतना सारा पैसा छापा, कितना इतना सारा कितने क्वांटिटी तो होगी ना भाई, क्या पूरा देश का पैसा छाप रहेगा एक तरफ से? सर ये हो गया स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, देयरफॉर इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर में आज हमको सिर्फ माइक्रो पढ़ना है, कल अपने सिर्फ मैक्रो पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में अपना स्टडी प्लान कैसा रहेगा एक बात को समझ के चलो। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 की एग्जैक्ट एक दिन बाद में टेस्ट आएगी। मैं एक दिन का गैप दूंगा बीच में, दैट्स इट। एक दिन से ज्यादा का गैप तुमको नहीं मिलने वाला है, पहले बोल कर रखो। तो आज जितना पढ़ाया है वो आज की आज खत्म करना पड़ेगा। सपोज अपना ये चैप्टर
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक खत्म होता है। संडे की गैप आएगी, मंडे को तुम्हारी टेस्ट आएगी। कौन सी टेस्ट आएगी? चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट आएगी। चैप्टर नंबर 1 हो गया, फिर अपन करेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 3 दिन में मोस्टली सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्राइडे की छुट्टी, सैटरडे को आएगी तुम्हारी चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 की टेस्ट। तो मतलब जब हम 10th वाला चैप्टर करेंगे और 10th वाला चैप्टर जब हम खत्म करेंगे, तब 10th वाले चैप्टर के बाद में तुम्हारी जो टेस्ट आएगी वो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की सारी आएगी। समझ में आ रहा है तुमको? एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहेगा। मेरे को बाद में किसी ने ये बोलना मत सर ऐसा थोड़ी होता है, इतनी ज्यादा मैं झापड़ी मारूंगा। और हर 5 चैप्टर्स के बाद में तुमको मैं एक चार्ट दूंगा। एक चार्ट बड़ा सा रहेगा, जो अपने घर में घर होगा ना तुम्हारे पास में, कि रात में फुटपाथ पे सोते हो, जो भी घर होगा उसमें जो भी रूम होगा, फिर वो रूम होवे, हॉल होवे, तुमको बाथरूम में लगाना, बाथरूम में लगाते बैठो, जो भी है, बट वो चार्ट तुम्हारे सामने लगेगा। एक चैप्टर में ऑलमोस्ट 3 से 4 चैप्टर की समरी रहेगी। ठीक है? वो भेमड़े जैसा ऐसा बैठ जाना हो चैप्टर के सामने, रोज चार्ट के सामने ऐसा बैठे रहना। हाँ, चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लेने का। आई बात समझ में? मां कसम मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी काली जबान है ना मेरी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर मैंने बोला कि तुमको 50 के नीचे आएंगे, मां कसम तुमको ट्राई करना तो कर लेना, 50 के नीचे परसेंट आएंगे तुमको। बहुत भयंकर काली जबान है मेरी, तो मेरी काली जबान लगने देना मत। मैं जो बोल रहा हूं उतनी मेहनत तुमको करनी है। तुमको हार्डली दिन के 2 से 3 घंटा पढ़ना है, चौथा घंटा तुमको लगने भी नहीं वाला है। बचे हुए पूरे दिन में तुमको जो करना है कर दो, मुर्दे जैसे पड़े रहना है, बेड पे पड़े रहते बैठो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जितना बोल रहा हूं उतना तुमको करना पड़ेगा। और हमारी टेस्ट हमेशा क्यूमुलेटिव रहेगी। टेस्ट अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन रहेगी, बट सबमिट तुमको ऑफलाइन आकर ही करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर पाऊं। सर आरजी क्लासेस में सबमिट करना है? नहीं, जो अपना सेकंड एडमिन ऑफिस है वहां पे। तो आपके घर पे ना? यस, ठीक है, चलो। Micro means a small part of a thing. Microeconomics thus deals with a small part of the national economy. Underline the word. Underline मतलब तुम क्या ही कर लोगे. It deals with the small part of the national economy. It studies the economic action and behavior of the individual unit, such as individual customer, individual producer, or a firm, or the price of a particular commodity or factor, etc. सर ये एक इंडिविजुअल पे स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल पे काम करता है, इसको देश की इनकम से लेना देना नहीं है। सर ये देखो, इनकी हम इनकम जब समझने गए तो हमको समझ में आया कि हमको सर इंडिविजुअल की इनकम को समझना है, इंडिविजुअल के स्टडी बिहेवियर को समझना है। पहला क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? सर सबसे पहला स्कोप है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्वेश्चन आएगा सबसे पहला, व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल commodity is determined by the market forces of demand and supply. Sir, what do you mean by demand and what do you mean by supply? What do you mean by demand and what do you mean by supply? जैसे तुम जाते हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल राधिका जाती है एक सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले के पास जाती है और सब्जी वाले को बोलती है भैया जी मेरे को 1 किलो टमाटर चाहिए। सब्जी वाला क्या बोलेगा? नहीं दूंगा। ठीक है बहन जी ले लो, 1 किलो टमाटर ले लो। राधिका अगला क्वेश्चन पूछेगी क्या रुपए किलो है? तो एग्जाम्पल वो बोलता है 100 रुपीज केजी है, 100 रुपए किलो है। तो वहां पे वो ऐसे तो 3 रिएक्शन देगी नहीं, क्या क्या क्या? वो क्या करेगी? उससे बार्गेन करना शुरू करेगी, बोलेगी नहीं नहीं भैया 100 रुपए कैसी बात कर रहे हो, कल तो मैं 90 में लेके गई थी। भैया जी बोलेंगे नहीं कल 90 में लेके गई थी, मैडम जी आपको क्या पता लॉकडाउन में कितने भाव बढ़ रहे हैं, अभी लॉकडाउन में हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हम अगर इससे कम भाव में बेचेंगे तो हम बेच ही नहीं पाएंगे, हमको प्रॉफिट ही नहीं होगा। राधिका अड़ गई, मैं तो 100 में लेके नहीं जाऊंगी, मेरे को तो ये 90 रुपए में चाहिए, मतलब चाहिए। बोलते नहीं भैया जी, नहीं बहन जी हम आपको 90 रुपए में नहीं दे पाएंगे। नहीं 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 आपको तो देना पड़ेगा, मैं यही बैठ जाऊंगी धरना लेके, मेरे को तो 90 रुपीज में ही चाहिए। यहां पे आप डिमांड कर रहे हो 90 का, जबकि वो सप्लाई करने के लिए रेडी है 100 में। आप डिमांड कर रहे हो 90 में दो, वो सप्लाई करने में रेडी है 100 में दो। आखिर में यहां पे कोई ट्रांजैक्शन होने वाला है क्या? सर आपका डिमांड प्राइस अलग है, उसका सप्लाई का रेट अलग है। जब तक आप एक एडजेसेंट, जब तक आप एक कॉमन बार्गेनिंग पर नहीं आते हो, आखिर में राधिका और वो दुकान मतलब जो शॉप वाला था या वो सब्जी वाला था, उसने बोला ठीक है मैडम एक काम करो 6 रुपए मैं छोड़ता हूं, 4 रुपए आप छोड़ो, हम फाइनली 94 पर आके अग्री करते हैं। सर यहां पे आपका डिमांड इज इक्वल टू आपका सप्लाई, तो यहां पे हुआ आपका इक्विलिब्रियम। क्या हुआ? इक्विलिब्रियम। तो सर व्हेन द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तब जाके ही आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है।
तो आई बात समझ में? फर्स्ट इज योर थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो सर आइडियली क्या होता है, अगर एप्पल चाहता है कि मैं अपना एक नया फोन लॉन्च करूं जिसकी कीमत रहेगी 3 करोड़ रुपए, भाई तू सप्लाई करने को रेडी है 3 करोड़ में, बट कोई लेने के लिए रेडी है क्या? तो तुम वो प्राइस रख पाओगे क्या कभी भी? फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे पास में एक माउस है, ये माउस मार्केट में मिलता है 100 रुपीज का। मैं एक कंपनी बनाता हूं, माउस बनाने की कंपनी, और मैं माउस बनाता हूं 110 रुपीज का। क्या मैं अपने कॉस्ट 110 रुपीज रखूं? क्यों? क्या दिक्कत है तुमको 110 रुपए से? 10 रुपए मेरे जैसे गरीब को कमान नहीं दे सकते तुम सालों? खुद नोटा छाप रहे हो, मैं 10 रुपए कमा लो, तुम्हारे आंख में माता जी आ जाती है। क्या दिक्कत है अगर मैं 10 रुपए कमा लूं? तो तुम बोलोगे सर जब कस्टमर को ऑलरेडी ये सेम चीज 100 रुपीज में मिल रही है तो आपसे 110 में खरीदेगा क्यों? बेवकूफ है वो, रिया है वो, बेवकूफ है वो, पॉसिबल ही नहीं है ना सर। जब वो चीज क्या हुआ, अरे मैं बोल रहा था, मैं रिया तू पढ़ रही है ना, मैं पूछ रहा था तेरे को, हाँ, जब वो चीज 100 रुपीज में इजीली अवेलेबल है तो मैं 110 में खरीदूंगा क्यों सर? तो सर यहां पे आपका प्राइस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड, कितने लोग, कितने रुपए पे लोग अपना उस चीज का डिमांड करते हैं। Microeconomics is concerned with the demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior. But of course demand करने वाला कस्टमर होता है, सप्लाई करने वाला प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर द वन हु प्रोड्यूसेस द गुड्स, वो गुड्स बना के आपको सप्लाई करेगा और कस्टमर आपको मांगेगा। सिंपल सी बात है, पक्का? यहां तक समझा? ध्रुव, विशाखा, आदित्य, अनुज कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा? तुम हो नहीं हो, क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे सब माइक भी बंद है, कैम भी बंद है, पक्का? हाँ चलो। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर का मतलब क्या होता है? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स 4 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को दूसरा नाम ले दूं मैं, प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर बोलते होते सामने वाले पे थूकना मत, बराबर से बोलना एंटरप्रेन्योर। क्या बोलोगे? पढ़ना उसको, एंथर फैंथर कुछ करते मत बैठना, हाँ। और बोलते टाइम ऐसा ही बोलना कि तुम स्पेलिंग लिखते आओ। एंटरप्रेन्योर बोल के ओ से चालू मत करके आना एग्जाम में। तुम पर रत्ती भर का भरोसा नहीं, 4 पैसे का भरोसा नहीं मेरे को, ठीक है? कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहले तुमको चाहिए जमीन है। कुछ भी बातें कर रहे, काय के लिए जमीन में पायलट हूं तो हवा में गाड़ी उड़ाऊं, हवा में प्लेन उड़ाऊं। अब तो गधेड़, लैंड तो जमीन पे करेगा ना, सब्जी भी लगाएगा तो जमीन पे लगाएगा ना। हवा में क्या बोले, पंखे की, अबे पंखा उस पर लगता है, बनाएगा तो जमीन पे ना। सर ऐसे कैसे जमीन पर? मैं तो फैक्ट्री में बनाऊंगा। हाँ हाँ, तेरी फैक्ट्री तो हाथ में लेके घूमता है ना तू। तो भाई साहब आपको सबसे पहला फैक्टर चाहिए कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, लैंड। अब वो लैंड आपकी खुद की होवे या लैंड आपने रेंट पे लिया हो, वो मेरा विषय नहीं है, बट लैंड तो आपको लगेगा। फिर आप ऐसे लैंड लेके आ गए, फिर आप ऐसे उसको देखते रहोगे, जेब से निकालोगे शकलाका बूम बूम की पेंसिल और आप ड्रॉ करोगे माउस, और वहां से माउस ऐसा प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना? अरे सर गधेड़ो, मजदूर भी तो लगेंगे काम करने को, लेबर नहीं लगेगा क्या? एम्प्लॉय नहीं लगेंगे क्या? सर लेबर मतलब से मजदूर होता है क्या? नहीं, एम्प्लॉय भी आ जाता है। एप्पल कंपनी में क्या मजदूर काम कर रहे हैं? ऐसा मत बोलना, हाँ मजदूर मत बोल लो, बोले बराबर है। तो लैंड मतलब लैंड पे ऊपर आपको लेबर भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा। थर्ड इज योर कैपिटल। सर दिल्ली जाके काम करना पड़ेगा, हो अमरावती में नहीं कर सकती, झापड़ मारूंगा। कैपिटल मतलब पैसा, पैसा भी तो लगेगा। सर पैसा खुद का हो यार, बाजार का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा पैसा होता है। पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? कैसे नहीं मरेंगे? पैसा नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे करेंगे रे? बिना पैसे का कौन सा बिजनेस होता? सर भीख मांगने का पैसा उसमें भी लगता है, मांगना तो पड़ेगा ना रिया। अरे मतलब समझा? हाँ। एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योर। अरे सर कोई ना कोई एक इंसान तो लगेगा ना जो उस बिजनेस को स्टार्ट करे, जो उस बिजनेस को रन करे, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। और वो क्यों काम करेगा? बोले मेरा क्या काम है? बोले मैं लैंड एम्प्लॉय करके रखा हूं, उसके ऊपर हमने लेबर लगाया है, हम उसके ऊपर फैक्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, कैपिटल लिया है, और आप क्या करते हो? हम लॉस करते हैं। सर बहुत मजा आता हमको, इतना मजा आता। लास्ट ईयर तो मालूम है 400 करोड़ का नुकसान हो, इतना मजा आया, मैं बेड़े बांटते बैठा। गधेड़े, तेरा प्रॉफिट मोटिव होगा तभी तू बिजनेस कर रहा है ना। तो एंटरप्रेन्योर मतलब सेकंड वर्ड इज उसका प्रॉफिट। उसका मीनिंग नहीं बता रहा हूं। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स और इनिशिएट्स अ न्यू बिजनेस। लेट इट बी अ दुकान वाला, लेट इट बी अ शॉप वाला, लेट इट बी अ सब्जी वाला, अगर उसने नया बिजनेस शुरू किया और उसका खुद का बिजनेस है, ही और शी इज एन एंटरप्रेन्योर। आई बात समझ में? हाँ सर तो जो प्रोफेशनल वाले रहते हैं वो भी एंटरप्रेन्योर? यस डेफिनेटली। गुड्स हो या सर्विस हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। बस उनको हम प्रोफेशनल्स बोलेंगे, फर्क उतना ही। एंटरप्रेन्योर इज अ कॉमन टर्म।
एक होते हैं ट्रेडर्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स और एक होते हैं प्रोफेशनल। जो ट्रेडर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो जनरली काम करते हैं गुड्स सेक्टर, जिसमें एफएमसीजी सेक्टर जैसे फास्ट मूविंग गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और जो सर्विसेज वाले होते हैं उनको हम प्रोफेशनल्स बोलेंगे, ठीक है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, land, labor, capital and entrepreneur are factors that contribute to the production process. Microeconomics helps in determining the factors rewards for the land, labor, capital and entrepreneur in the form of, sir land पे आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलती है सर? वेजेस मिलेगी। सर कैपिटल पे हमको क्या मिलने वाला है? ब्याज मिलने वाला है। और एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट, ठीक है। मतलब चार चीजें हैं हमारे पास में। पहला है लैंड, लैंड के ऊपर क्या मिलेगा हमको? रेंट। दूसरा है लेबर, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। तीसरा है हमारे पास में कैपिटल, कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और चौथा हमारे पास में क्या है? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? चलो, थर्ड इज योर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। Theory of economic welfare basically deals with the efficiency in allocation of resources. In allocation of resources, what do you mean by allocation of resources? बराबर से उन resources को use करना। Efficiency in allocation of resources is attained when it results in maximum satisfaction of the people. मेरे पास में एक केक है जिसके मैंने 8 पीसेस किए। अब खाने वाले थे 8, बराबर। तो क्या होगा? सबको एक एक पीस मिल जाएगा, सबको सेटिस्फैक्शन मिल गया। दिक्कत यहां नहीं थी, दिक्कत ये थी इस रिया चोट्टी ने बुलाया अपने और 8 दोस्तों को। केक तो उतना ही था, केक तो अभी भी 8 पीस का था। अब और 8 लोग आ गए तो अब टोटल लोग कितने हुए मेरे पास में? 16। अब वो बैठ के देख रहे हैं आता का है। केक 8, खाने वाले 16। बोले चखेंगे अपन, जिसका व्हाइट आया वो केक खाएगा, सब व्हाइट ही डालेंगे। अब यहां पे तुमको लिमिटेड रिसोर्सेस है तुम्हारे पास में। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेस को तुमको सबको देना है। सबको देना ये इंटेंशन नहीं है, सबको सेटिस्फाई करना ये इंटेंशन है। तो अब तुम क्या करने वाले हो यहां पे? सबको हाफ हाफ दोगे? बोलते टाइम तेरे को कितना दुख हो रहा है रिया? नहीं, मेरे को दिख रहा है तेरे चेहरे से। बोले सबको हाफ हाफ मिलेगा क्या? ठीक है, हाफ तो हाफ सही। सबको हाफ हाफ मिलने वाला है। सर आपने अवेलेबल रिसोर्सेस को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज किया टू गेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आई बात समझ में? तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इसी तहत में रहता है, इसी कोशिश में रहता है कि हम सारे इंडिविजुअल की नीड्स को पूरे कर पावे। आई बात समझ में? इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स इन 3 टाइप ऑफ एफिशिएंसी। यहां पे एक एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी प्रोडक्शन। सर लिमिटेड रिसोर्स से मैं मैक्सिमम कितने गुड्स प्रोड्यूस करूं? सबसे इजी इसका एग्जांपल समझना तो याद करो गन्ना वाला। ये गन्ने के रस वाले आते ना, देखा कि तुमने गन्ने वाले को कि घर के बाहर निकले नहीं। ओ माय गॉड, इतनी धूप में मेरी त्वचा टैन हो जाएगी, ऐसा करके निकले नहीं घर के बाहर। देखा ना गन्ना वाला। अब वो टोकरी वाला होवे कि वो गाय को ऐसे गोल गोल घुमाता वो वाला होवे, या कोई मशीन वाला होवे ऐसा गंग 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 करते वो जो चालू करता है गन्ना, कोई भी होवे। अब तुम उसमें मत मैं ना सर वो वाला गन्ना वाला नहीं देखा, मैंने तो वो वाले गन्ने वाले को देखा। गन्ने वाले को नहीं देखना, मैं गन्ने की बात कर रहा हूँ, वो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। वो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी प्रोडक्शन में वही बनाता मेरे हिसाब से। बताओ कैसा? उसने गन्ना लिया, वो ऐसा डालता मस्त, तो वो साइड से बाहर आ जाता है गन्ना, बहुत सारा जूस निकलता है उसमें से। फिर वो गन्ने को वापस यहां से उठाता है, फिर वापस से वैसा ही डालता है, फिर थोड़ा सा जूस निकलता है। हम उसको देख ही रहे, मतलब बस कर एक ही गिलास चाहिए था, वो रुकेगा नहीं। फिर वो आखिरी में पूछता है भैया नींबू दो, फिर वो ऐसा उसको फोल्ड करेगा, एक नींबू रहेगा उसका आधा काटेगा, उसके बीच में डालेगा, भैया अदरक चलेगा? हाँ चलेगा। फिर वो अदरक भैया, अरे डालने भाई तू इसमें सब डाल, मिर्ची डाल दे, जीरावन डाल दे, सब डाल दे एक बार का, खत्म कर इसको। ऐसा फोल्ड करेगा, फिर अंदर डालेगा। वो पट्टे से उधर निकलता नहीं, वो इधर से जोर जोर से मारता है, धक्का, ये धक्का मारा, ये धक्का मारा, वो वहां से बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा ऐसा मुंह ऐसा बाहर निकलता हो गन्ना अपना। वो इत्तू से 2 बूंद गिरती उसमें से, कैसे तो भी खींच तान करके पूरा पसीना बहा के वो उसमें से निकालता। सूखा भूसा भरा हुआ रहता है उसके हाथ में, फेंक देता है क्या वो उसको? नहीं, अभी उसको वो उल्टा करके फिर डालता। मैं बोला भाई मत दे मेरे को जूस,
तेरी इतनी मेहनत देख के एक ग्लास के जूस में मेरा पेट भर गया, मत कर इतनी मेहनत, वो फिर भी करेगा। वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को जितना हो सकता है उतना मिनिमम वेस्ट करने को देखता है। जब तक वो भूसा, सूखा भूसा बन गया, हवा में उड़ना नहीं चालू करते वो, तब तक रस निकालता उसमें से। सर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, तो सर आपको अगर सबकी नीड सेटिस्फाई करना है तो आपको अपना वेस्टेज कम करना पड़ेगा, मतलब ही आपको अपने अवेलेबल रिसोर्सेस में मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालते आना चाहिए। सीधी सी बात है। सेकंड, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन एफिशिएंसी होना चाहिए सर कंज्यूम करने में। अगर आपके पास में कोई चीज नहीं है तो आप कंज्यूम करते हो, एक टाइम के बाद में आप क्या करते हो, जैसे केक था हमारे पास में 8 पीस, 16 लोग, साला कंजम्पशन करने के लिए 12 पीस ही अकेली खा गई रिया। क्या यहां पे रिया ने कंजम्पशन तो किया, बट क्या इसने कंजम्पशन में एफिशिएंसी दिखाई? नहीं सर, खाती गई खाती गई खाती गई। मैं बोला भाई तू जो कर रही है ना, खाते जाओ खाते जाओ, खा खाते, वो हाथ धोने की ऐड थी, धोते जाओ धोते जाओ धो, तूने भलती जगह उसको अप्लाई कर दिया लाइफ में। रुक जा भाई रुक जा, फट जाएगी कोई दिन, 4 किलोमीटर तक टुकड़े मिलेंगे बाद में पेट के, रुक जा थोड़ा। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन भी होना चाहिए सर। आप ऐसा नहीं कि सोसाइटी प्रोड्यूस किए जा रही तो तुम कंज्यूम किए जा रहे हो, ऐसे करके तो सारी सोसाइटी को कभी पूरा मिलेगा ही नहीं। आई ना बात समझ में? सिर्फ वापस वही वाली बात होगी, रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर। सर आपके कंजम्पशन में भी एफिशिएंसी होनी चाहिए। लास्ट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसमें ओवरऑल एफिशिएंसी होना चाहिए। Last, this approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, etc. Theory of growth, theory of business cycle, monetary and fiscal policies are beyond the limit of microeconomics. तो ये सारे कहाँ डील होने वाला है? ये सब कहाँ डील होगा? ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सर ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इंडिविजुअल स्टडी का नहीं। वर्ल्ड एज ए इनकम, इंडिया एज ए इनकम के लिए पार्ट होता है। अरे हाँ है ना?